मैं प्रोफेसर संदीप पांडे आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, संदीप भाई एक चीज ये बताइए, मैं इसलिए बार बार ये चीज कह रहा हूं, जैसा सुनील जी का कहना है, किसी का भी ये मानना होगा कि ये लास्ट मिनट नहीं होते हैं, ये लास्ट मिनट चेंजेस हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन वायर की स्टोरी और डेली मैवरिक की जो वो है, वो कह रहा है वी आर स्टैंडिंग बाय इट, वो कह रहा है मैं इसके साथ खड़ा हूं। उस स्टोरी के अनुसार जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आया तो मोदी जी बैठे रहे। वाइस प्रेसिडेंट जो पॉल मेशाटले थे, वो जी जिनपिंग के कार्यक्रम को छोड़ के फिर वहां से आए। जब वो आ गए तब मोदी जी उतरे। ये स्टोरी डेली मैवरिक और वायर दोनों लोग इस स्टोरी को कह रहे हैं। इसलिए ये अजीब सी बात लगती है कि मैं एक चीज जोड़ दूं, राहुल गांधी गए थे अभी यूएसए, वो तो कुछ भी नहीं थे, सांसद भी नहीं थे। उनको लाइन में लगाया गया, शायद एक आध घंटा उनको भी रोका गया और फिर उस लाइन से चले गए। बात ही कुछ नहीं हुई, किसी ने कहा नहीं तो अभी तक तो ये होता कि देखो क्या छोटा आदमी क्या ये जिसको कहते हैं ना, ये सब कर देने से अगर ये मान लीजिए जो भी हुआ, जिसका जो उनको नहीं मिलना चाहिए था, जो जो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं मुझे, तब तो और नहीं करना चाहिए था अगर ये हुआ है। क्योंकि इसको क्यों यहां से आपने उस साइट को बंद करने की कोशिश की, ये सारे वो आक्षेप लगा रहा, आप खुद खोलिए, वो साइट नहीं खुलेगी आपसे। वो कह रहा है कि इंडियन होस्ट से आपने इतने ज्यादा बॉट्स भेजने शुरू किए कि वो साइट ही जैम हो जाए, वो स्टोरी इंडिया में किल कर दी जाए। प्रोफेसर संदीप पांडे जी, आनंद जी और सभी साथियों को नमस्कार। नहीं, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि किस तरह से इनके लिए पूरा एक आईटी सेल काम कर रहा है। और जब ये रिपोर्ट छपी तो उस पोर्टल पे साइबर अटैक हुआ ताकि लोग ये ना जान पाए। और क्योंकि अगर ये खबर सबको पता लगेगी तो मोदी जी की जो एक छवि बनाई गई है कि वो जो है भारत का झंडा उन्होंने जाके विदेशों में गाड़ दिया है और उनका बहुत रुतबा है, तो ये इसका पूरा खोखलापन जो है साफ हो जाता है। देखिए, पिछली जो इन्होंने अमेरिका यात्रा की थी उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि ये इनकी छठी या सातवीं अमेरिका की यात्रा थी। लेकिन इनके जो प्रिय मित्र थे डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए इन्होंने जाके वोट मांगा, जो आज तक किसी विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने नहीं किया होगा कि किसी दूसरे देश के नेता के लिए जाके वोट मांगे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उसने भी इनको स्टेट गेस्ट नहीं बनाया था। और ये तो स्टेट गेस्ट इसलिए बना दिए गए थे क्योंकि एयर इंडिया जो अब एक निजी कंपनी है, उसने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया था बोइंग को। तो अमेरिका को लग रहा था कि भाई ये आएंगे तो और अमेरिका की कंपनियों को फायदा होगा। और जो बाइडन ने कहा है कि ये जो जहाज बोइंग से जाएंगे एयर इंडिया के लिए, इसमें अमेरिका में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये इस लालच में इनको स्टेट गेस्ट बनाया गया था। तो ये जो पूरी बात है कि इनकी एक छवि जो बनाई जा रही है, जैसा कहा गया, वो उसका पूरा खोखलापन सिद्ध होता है इससे कि अमेरिका इनको स्टेट गेस्ट बनाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अपने दूसरे कार्यकाल में, वो भी छठे सातवें दौरे में इनको बनाया गया है, और जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका में हुआ। लेकिन इस तरह की बात करना, जैसे आप वो शादी में कह रहे थे फूफा वाली बात, ये तो मतलब भारत के लिए बड़े अपमान की बात है कि सिर्फ आप इसलिए हवाई जहाज से ना उतरे कि, और आप उस देश में जा रहे हैं जहां गांधी का बड़ा नाम है। मतलब गांधी, मुझे याद आ रहा था, गांधी भी ट्रेन से उतारे गए थे, लेकिन फिर उन्होंने वहां जो संघर्ष किया वो वहां की जो भेदभाव की नीति थी उसके खिलाफ संघर्ष किया। इसलिए नहीं किया कि उनको उतार दिया गया था। भाई, गांधी अगर व्यक्तिगत अपनी लड़ाई लड़ते तो एक शिकायत करते वहां लिखित, या जो भी मुकदमा करते, लेकिन उन्होंने फिर पूरे भारतीय समुदाय का जो वहां अपमान होता था उसके खिलाफ पूरा एक संघर्ष छेड़ा। तो ये बात दूसरी है कि आप एक बड़े मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इस तरह की एकदम छोटी बात पे उसको प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाना, इससे तो पता लगता है कि इनका व्यक्तित्व जो है कितना ओछा है। तो ये तो मुझे लगता है भारत के लिए बहुत शर्म की बात है कि कोई हमारा प्रधानमंत्री इस तरह की हरकत करे।
विदेश में जाके। मैं संदीप भाई, मैं इसी बात को आगे बढ़ा दूं। मैं एक चीज और, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं और मुझे लगता है कि उसको कहना मतलब हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की और गर्व की बात है। चंद्रयान 3 का चंद्रमा पे जाना, ये किसी भी भारतीय के लिए बहुत ही गौरव और फख्र की बात है। मतलब वी ऑल फील प्राउड उसमें। लेकिन जब गर्व की बात होती है तो आपको पूरा इतिहास याद करना चाहिए। मैंने आज उस पर एक शो किया है, शाम को 8 बजे रिलीज होगा। मैं एक छोटा वाक्य बता के फिर आपके पास आ रहा हूं चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 3 जब कंसीव हुआ था तब देश में हम लोगों की पैसे के आर्थिक दृष्टि से हम लोग उतनी स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे पास हम एक नया देश था, बन रहा था, बहुत से खर्चे थे। उस समय ये विजन होना कि हमारे पास एक स्पेस मिशन होना चाहिए, बड़ी बात थी। मुझे जो सुन के, और आज मैंने उसको जब पेज पलटे, ये दर्शकों को भी सुन के ताज्जुब होगा कि जो थुम्बा, जो केरल में जो स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है जहां पे ये बना है, वो मूल रूप से एक चर्च था। और जब विक्रम साराभाई ने उसको सब कैलकुलेट किया, इक्वेटर के पास क्या क्या जो, तो वो जगह पहुंची उस जहां पे वो चर्च था। विक्रम साराभाई उस चर्च के पादरी के पास गए और उन्होंने कहा कि साहब ऐसा ऐसा हो गया है और पूरे देश में यही एक ऐसी जगह है जहां पे बेस्ट सूटेड फॉर स्पेस लॉन्च है। और ये बात मैं एपीजे अब्दुल कलाम की किताब से कोट कर रहा हूं, मैं अपने मन से, ये कोई कहानी नहीं है, उनकी किताब है उससे मैं कोट कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अगले संडे को हमारा मास है, मास मतलब जो क्रिश्चियन लोगों का एक सामूहिक प्रार्थना होती है, उसमें आ जाइए, वहां बात कर लेंगे। तो विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम, ये दोनों लोग वहां पहुंचे। 63 की बात है, थुम्बा। उन्होंने अपना मास वास कर लिया, प्रार्थना हो गई। फिर उन्होंने अपने मास में आम आदमी जो उनके वहां पे क्रिश्चियंस थे उनसे पूछा कि भाई ये इस तरह की बात आई है, ये यहाँ पे आए हैं, अब आप लोग बताइए, क्योंकि ईश्वर की भी मानवता की भलाई के लिए हम लोग काम करते हैं, मेरा काम यह है, और ये साइंटिस्ट लोग भी मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं, मैं निर्णय आप पे छोड़ता हूं। उसमें संवेद स्वर में उस जो भी लोग उस चर्च में खड़े थे, एक शब्द में, बिना एक भी व्यक्ति के, सबने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल इसको यहां पे थुम्बा का स्पेस स्टेशन बनना चाहिए, थुम्बा में। और वो स्टेशन बना, वो आज भी है, वो चर्च भी आज है। उस चर्च में अब वो एक म्यूजियम हो गया है स्पेस का। वो ऑल्टर, जिसको जो वेदी बोलते हैं, वो भी प्रोटेक्ट की गई है। कहना सिर्फ यह है कि एक मुस्लिम और एक हिंदू चर्च का दरवाजा खटखटाता है और एक पादरी उसको मानता है। शायद मेरे हिसाब से यही हिंदुस्तान है। मैं संदीप जी इस पे आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है आनंद भाई। यही तो हिंदुस्तान की संस्कृति रही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए, और जो व्यापक हित है, बड़ा हित है, उसके लिए हम बलिदान देने को तैयार रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अब देश में एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि अब हर एक मस्जिद में देखा जा रहा है कि कहीं वहाँ पहले मंदिर तो नहीं था, और बड़ी गलत दिशा में चीज़ें चली गई हैं। तो ये जो आपने बात बताई है तो मुझे मालूम नहीं थी कि हमारा ऐसा एक गौरवशाली इतिहास है, खास करके अपने अंतरिक्ष के कार्यक्रम को लेके। एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जितना इसको बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, ये बात जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो भी इसी तरह से, वो भी आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था, और उस समय भी बताया गया था कि ये बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। तो ये ठीक है, मतलब हमने ये काबिलियत हासिल कर ली है कि हम चंद्रमा पे एक यान उतार सकें, ये अच्छी बात है। लेकिन ये कोई वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं कही जाएगी आनंद जी, क्योंकि ये दूसरे देश हमसे बहुत पहले कर चुके हैं। और इस समय देश की प्राथमिकताएं क्या हैं, ये हमको तय करना पड़ेगा। मतलब अभी हम इस देश में जिंदा इंसान को नाली में उतर के नाली की सफाई करने के लिए मजबूर करते हैं। अभी हमारे पास यंत्र हैं कि नाली की सफाई हो सके बिना इंसान के उतरे, लेकिन हम मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और चिकित्सा क्षेत्र में बहुत नई तकनीकें आ गई हैं, लेकिन आपको मालूम है कि इलाज वही करा सकता है जिसके पास पैसा हो।
शिक्षा बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन किसके लिए? पैसे वाले के लिए। तो इस देश का नागरिक अभी भी उसकी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, और हम बोइंग जहाज हम विदेश से खरीद रहे हैं। बोइंग जहाज हम विदेश से खरीद रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि चीन का नाम लेके कह सके कि चीन ने हमारी धरती पे कब्जा किया हुआ है, क्योंकि हम मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दवाई, 3 महत्वपूर्ण चीजों के लिए चीन के ऊपर निर्भर हैं, उसकी तकनीकी पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कुछ किया जा रहा है, ये सबको मालूम है कि ये राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों के अंदर जगाई जा रही है, क्योंकि उसका अप्रत्यक्ष लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा सके। तो मैं इसको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। और लेकिन ये जो आपने इसकी पृष्ठभूमि बताई, ये वाकई में बहुत काबिले तारीफ है। जी जी। प्रोफेसर संदीप, आपसे एक अंतिम प्रश्न ये पूछ लूं। एक और, मेरे ख्याल में सुनील जी की बात को मेरे ही किसी साथी, मतलब किसी उसी ने उठाया है। उसने सिर्फ एक साधारण प्रश्न पूछा है कि जो मोदी जी गले लग जाते हैं, झप्पी पा लेते हैं, ये हिंदुस्तान में क्या किसी ने मोदी जी को हिंदुस्तान के अपने किसी साथी के गले लगते हुए देखा है? ये इनको एकदम से हिंदुस्तान छोड़ते ही ये हर एक के गले लगने लगते हैं। वो ये कह रहे थे क्या किसी ने राजनाथ सिंह के गले लगते, किसी ने गडकरी जी के, नड्डा जी के, या ये जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी किसी के गले लगते हुए किसी ने कोई फोटो देखी हो तो बताइएगा। क्योंकि लेकिन ये जैसे ही विदेश पहुंचते हैं, ये हर एक को दौड़ा दौड़ा के हर एक के गले लगने लगते हैं। इस पे एक छोटी टिप्पणी आपको लेके खत्म करूंगा। जैसे जब राहुल गांधी ने इनको गले लगाया था पार्लियामेंट में, तो इन्होंने अपने अगले भाषण में कहा कि गले लगने और गले पड़ने में अंतर होता है। तो ये जो है सबके गले पड़ जाते हैं जाके। अच्छा, मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा था, और ये बात मेरे दिमाग में अभी आई कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ ऐसा क्यों किया गया होगा। आपको याद होना चाहिए कि जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला और आईबीएम को हिंदुस्तान से बाहर किया था। आज के किसी भारत के प्रधानमंत्री की भी हिम्मत नहीं है कि कोका कोला और पेप्सी कोला, जो हमारे देश में हमारा ही पानी, मुफ्त का पानी हमको 20 रुपए की बोतल बेच रही हैं एक्यूफिना और किनले के नाम से, कि प्रधानमंत्री कोई इन कंपनियों को बाहर कर सके। तो मेरे ख्याल से जब उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस का रिकॉर्ड खंगाला होगा, तो उनको लगा होगा कि ये तो बहुत अमेरिका विरोधी आदमी है, तो इसलिए शायद उनकी इस तरह से जांच की होगी। मैं एक बात की तरफ और ध्यान आपका दिलाना चाहता था। ये जो मोदी जी का जो फ्रस्ट्रेशन है, ये शायद इसलिए भी है क्योंकि जब से चीन ने भारत की जमीन पे कब्जा किया है, तो शी जिनपिंग इनसे मिल नहीं रहे हैं। वो कौन सी मीटिंग थी जिसमें उसने इनसे सिर्फ हाथ मिलाया? तो ये अखबारों में खबर थी कि एक 1-to-1 मीटिंग के लिए शायद वो कुछ निर्णय हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो इनसे मिलने को तैयार नहीं है 1-to-1। और जो फोटो भी आप देख रहे हैं, वो मोदी और शी जिनपिंग के बीच में अफ्रीका का राष्ट्रपति खड़ा है। तो शायद इनको इस बात का भी मलाल है कि चीन का राष्ट्रपति इनको बातचीत करने के लिए समय नहीं दे रहा है, और ये भी भारत का बहुत बड़ा अपमान है।